आपका नाम तो पहले आ रहा था कि आपने केयर टेकर का चार्ज संभालना है, अब लगता है कि शायद आप पीछे हट गए कि नहीं मैं नहीं केयर टेकर्स में आता। मसाइल इतने बड़े हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं, दाल रोटी पानी, ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया, चलेगा काम आगे? देखिए नदीम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम मलिक साहब, या तो गरीब को मिटा दें, खड़ा करें गोली मारें इनको, या गुर्बत मिटाएं। ये दोनों चीज़ों का टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, ठीक है। और ये सब टोपी ड्रामा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। और जो आपने जैसे अपने इब्तिदाई में कहा कि ये इश्यूज़ अभी तो जब पूरी कैबिनेट इन प्लेस होगी तो अगले हफ्ते जब हम शो करेंगे तो फिर उस कैबिनेट के हम लिंकेजेस बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिशियंस किस किस तरीके से अभी भी केयर टेकर्स हटने के बाद भी गवर्नमेंट के अंदर ही है, ठीक है जी। डॉलर हाथ से निकल गया है, 350 की तो बातें शुरू होगी। अगर आज आप $50,000 मांगने जाए तो आपको 320 रुपये से कम मिलेगा नहीं। पेट्रोल का बम कल गिर गया है रात को, ठीक है जी। 45% गैस। तो गरीब के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि जो इलीट है पाकिस्तान के, जो ज़बरदस्त किस्म के जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये इनको सबको खड़ा करें और गोली मार दें। मैंने आपके लास्ट शो पे कहा था कि गटर का ढक्कन नहीं होता, गरीब मरता है। 2 लोग आज की तारीख में बच्चे मारे गए सिर्फ ढक्कन का, और यही पॉलिटिशियन खरबों रुपए के बजट लेकर उन रोडों को नहीं बना पा रहे। और जिस मुल्क में गली गटर का ढक्कन ना लग सकता हो, आप कह रहे हैं उसमें गुर्बत का ढक्कन बंद कर देंगे। वो ढक्कन बंद करने के लिए आपको एक्सपायर्ड पॉलिटिशियंस तमाम को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो एक्सपेरिमेंट की लेबॉर्ट्री है उसको बंद करके ताला लगाना पड़ेगा। असल मसला ये है कि ये जो तजर्बा गाह है, जिस दिन वो तजर्बा करने वाले जब तक ये फैसला ना कर लें कि हमने एक नई IGI नहीं बनानी, हमने PTI 2018 में जैसे लॉन्च किया उसको नहीं करना, अगर जिस दिन वो ये फैसला कर लें फिर उसके अगले 5 साल में हम शायद दुरुस्त समत में आ जाएं, तब तक नहीं आ सके। खूब या 3 से 6 महीने के लिए केयर टेकर्स आएंगे और टास्क बहुत बड़ा है। आई विश के पहले दिन को वो बिल्कुल आते साथ ही चार्ज लेते साथ ही वो बैठ जाएं, डॉक्टर शमशाद हैं जिसके पास भी है, और कहें कि मुझे ये काम करना है, पहला स्टेप मेरा ये होगा। टाइम नहीं है किसी के पास भी 6 महीने गुजारने का या 3 महीने गुजारने का। क्या हम इसको संभाल सकते हैं? मतलब सर, मैं बाय नेचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, और मैं जो है वो हाफ ग्लास फुल ही देखता हूँ, हाफ ग्लास एम्प्टी नहीं देखता। देखिए 2018 तक हमने क्या अचीव किया, इसकी एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। हम आपस में बैठ के भी करते हैं। हमने सिर्फ कई सौ अरब की मोटरवेज बनाई, बिजली के मंसूबे लगाए, डेवलपमेंट लेड एक ग्रोथ थी। हम जब छोड़ के गए तो 5.8% पे ग्रोथ थी, और प्रोजेक्टेड थी 6.4% पे। महंगाई 4% पे थी। इकॉनमी के हालात बहुत बेहतर थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपका CPEC का $64 बिलियन आ चुका था, और चीज़ें बहुत बेहतर थी। एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ 4 साल। क्या हुआ? आते साथ ही IMF को कहा कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल स्लोगनरिंग करने की खातिर कहा मैं खुदकुशी कर लूँगा। असद उमर जैसे वज़ीर ख़जाना है जिनको बड़ा अरस्तू समझा जाता था, बड़े स्मार्ट हैं, पंजाब में भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बड़ा काम किया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब के साथ स्किल डेवलपमेंट में काम किया हुआ था। बड़ा समझा जाता था कि जी ये बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसके पास बड़ी ठीक अप्रोच है। वो अपने लीडर के आगे चापलूसी खुशामद के चक्कर में उन्होंने इकॉनमी को 6 माह तबाह किया। उसके बाद आप 2 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स लाए जो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के दौर में बुरी परफॉर्म कर चुके थे। आपने एक के बाद एक उनको ट्राई किया। IMF की दिन ब दिन कंडीशन स्ट्रिंजेंट होती गई क्योंकि आपके हालात बद से बदतर हो रहे थे। तो ये 4 साल तो खिलवाड़ हुआ। अब हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी थी? अगर IMF का अग्रीमेंट ना होता और हम इसको ना करके जाते, केयर टेकर के साथ तो अग्रीमेंट किसी ने नहीं करना था ना। वो से पहले इलेक्शन होने थे, एक अनसर्टेनिटी। आपने सूरत संभाली नहीं, मैं आपने बिगाड़ में हिस्सा डाला। मैं अर्ज करता हूँ ना, अगर हम IMF का अग्रीमेंट ना करते, शहबाज शरीफ साहब पेरिस ना जाते, MD IMF को हम ना कन्विंस करते, क्या होता? अग्रीमेंट से पहले LCs नहीं खुल रही थी। हमारे सरकारी प्रोजेक्ट्स की कई LCs में हमें बड़ा प्रॉब्लम आया कि जी लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहा, LCs खुलना बंद हो गई। इस आर्गूमेंट को आप गलत जगह से बयान कर रहे हैं, इसलिए कि आपकी हुकूमत में जब आए IMF टूटा हुआ था, सारी लैंडिंग बंद थी। पहली आपकी हुकूमत ने आके मिफ्ता इस्माइल में IMF की एग्रीमेंट रिवाइव की और नया एग्रीमेंट किया। वो आपने दोबारा 2 महीने बाद तोड़ दिया। उसको रिवाइव करते हुए आपको 8 माह लग गए और उसमें हम बिल्कुल ज़मीन पे जा गिरे। हमने जब उसको रिवाइव किया, अब प्रॉब्लम क्या है? दोस्त ममालिक की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं ना कि वो दे कैन ओनली हेल्प यू इफ़ यू हेल्प योरसेल्फ। क्या हुआ कि वो भी जो $1 बिलियन आया सऊदीया से, UAE से, जो रोल ओवर उन्होंने किया, वो क्यों किया? बिकॉज आपका IMF का मुआहदा हो चुका था।
बहुत शुक्रिया, ये दोस्त ममालिक ने बड़ी हेल्प की मुश्किल वक्त में। हमने फॉरेन रिलेशन भी रिवाइव किए ना, बिकॉज खान साहब तो बहुत ख़राबी कर गए थे फॉरेन रिलेशन में भी। कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं था, तो फॉरेन रिलेशन में भी हमने बेहतरी लाई। अगर IMF का अग्रीमेंट ना होता, जाने से पहले ना करते, रुपी का फ्री फॉल वुड हैव बीन डिजास्ट्रस, इससे बहुत बदतर होता। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता गैर मुल्की एयरलाइनें आना बंद हो जाती हैं, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आप उस पर डिफ़ॉल्ट कर जाते, किसी ने आपकी LC नहीं खोलनी थी। एक खौफनाक मंजर था। मैं फिर भी समझता हूँ कि एक सिचुएशन को संभाल के गए हैं और आगे वे फॉरवर्ड दे के गए हैं। SIFC मैं देखें, वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें जो सेक्टर्स चुने गए हैं, जिसके अंदर माइनिंग है, जिसके अंदर IT है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, रूरल इकॉनमी आप देखें ना। मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त ज़िम्मेदार आपकी वीट बहुत अच्छी हुई है, आपका सिट्टा बहुत अच्छा हुआ है, रूरल इकॉनमी में खासी अपलिफ्ट है। इतनी बुरी पिक्चर नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, एंड वे फॉरवर्ड आगे SIFC है। आई थिंक थिंग्स विल इंप्रूव। उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है जितनी नज़र आ रही है। फैसल वाडा साहब, जिस चीज़ का इन्होंने क्रेडिट लिया SIFC का, एज ए जर्नलिस्ट मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि आर्मी चीफ को एक फॉर्मल रोल दे दिया जाए। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी में PTI की गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा को दिया था, इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का भी रखा और SIFC में भी उनका फॉर्मलाइज कर दिया रोल। कल को नाकामी की शक्ल में बोझ फ़ौज के ऊपर जाता है। फ़ौज एक सपोर्टिंग रोल में रहती है हमेशा। जब भी मुल्क को ज़रूरत आती है, सैलाब आते हैं, तूफ़ान आता है, ज़लज़ले आते हैं, हम फ़ौज की तरफ देखते हैं। कोरोना आया, हम खुद फ़ौज की तरफ देख रहे थे कि ये आएंगे, ये एक चेक एंड बैलेंस, एक अच्छा निज़ाम है, ये रोक लेंगे चीज़ों को। लेकिन आप उनको गवर्नेंस में नहीं बराह रास्त डालते जहाँ उनको तनकीद का सामना करना पड़े। ये उसका क्रेडिट लिया है इन्होंने कि ये वो सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये है। क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? सियासतदान नाकाम हो गए, पीछे हट जाएं, फिर छोड़ दें ये काम अगर नहीं कर सकते। नदीम मलिक साहब, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ तारड़ साहब को याद दिला दूं, इनकी गवर्नमेंट के अंदर ये अरशद शरीफ का केस नहीं खोल सके। ठीक है, क्यों नहीं खोल सके वो ये वजूहत बता सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड अगर सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो इंडिया तो नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स करा लेते। मॉडल टाउन का इन्होंने आज तक फैसला नहीं किया, जो इन्होंने गोलियां चलाई। मैं डिफेंड नहीं कर रहा PTI को, जो शोधाओं के साथ किया। साहिवाल में आपकी हुकूमत में क्या हुआ था? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना, इक्वली बैड मैं तो देखिए, हमारा जो, मैं ना PTI को डिफेंड करना चाहता हूँ, ना एक दामाद को डिफेंड करना चाहता हूँ। मैं 13 पार्टियां समेत सबके खिलाफ ये कहता हूँ कि देखिए, इसको क्रेडिट दे दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, ट्रिलियंस होंगे, बिलियंस होंगे। नदीम मलिक साहब, आपका प्रोग्राम सर अब ये होना चाहिए कि गरीब को रोटी कैसे मिलेगी जिंदा रहने के लिए। वो बच्चा जो गटर पे गिरते हुए मर रहा है, उसके लिए गटर का ढक, हमें नहीं इन्वेस्टमेंट से अभी बात, अब इन्वेस्टमेंट आएंगी, हो जाएगा, दूध की नहरें बहेंगी, माशी तौर पर खून की नहरें बहने जा रही हैं। ठीक है, जो ये हाल करके गए 35 साल, 5 साल 4 साल हमारे, 20 साल इनके साबका पार्टी के। सर, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं रहा AC में बैठकर आपके सामने साफ कपड़े पहन के 700 रुपए की कॉफी पी के 200 रुपए का पानी पीकर। सर, खुदा का वास्ता है, आप लोग प्रोग्राम करें, आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान की कौम को आपके तवज्जो से अब ये पता चलना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए, फौजी हो, पुलिस वाला हो, जो यूनिफॉर्म आदमी हो, हमारे लिए खड़ा है, गर्मी में खड़ा है, मोटी वर्दी पहन के खड़ा है, उसकी इज्जत करें। जो शोधा ने कुर्बानी दी, उसकी इज्जत करें। उनको हटाकर अपने हक के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी औलाद को गटर से मरने के लिए, अपनी औलाद को स्कूल ना भेजने की, फीस ना देने की, मौत की वजह से, खुदकुशियों की वजह से आगे पाकिस्तान में आगे बाहर निकलना पड़ेगा नौजवान लोगों को, ताकि ये एक्सपायर्ड मुसल्लत किया हुआ 35 साल पुराना गार्बेज वापस गोबर की तरह हमारे सर पे ना थोप दिया जाए। और अगर अब थोपा गया, कौन थोपेगा? ये जो अभी आपको 13 पार्टियां नजर आ रही है, देखिए ना, PTI ने जो 13 पार्टियां गार्बेज के अल्फाज थोड़े से मतलब छोड़ नहीं चले। है। आप क्योंकि आप दोनों साबका बैठे, मैं अभी हूं एक पार्टी में। आप अभी नहीं, आप पार्टी में है ना, हमने तो आप गार्बेज के अंदर आपका नाम तो लिया, हमने कहा 13 पार्टियां। नहीं, गार्बेज ना बोले, गार्बेज देखे ना, जमहूरी पार्टियां लोग वोट देते हैं। चले जी, बहुत हसीन जमहूरियत का जो एक्सपायर्ड लोगों का जनाजा लेके हम चल रहे हैं, जमहूरियत का, जिस जनाजे ने हमें गटर का ढक्कन नहीं दिया, खाने को रोटी नहीं दी गरीब आदमी को, बिजली का बिल नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, स्कूल की फीस नहीं दी, बच्चों को नौकरी पे भेजने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको बेलें दिला दी गई, उनकी शॉर्ट FIR कटाई गई। तशद्दुद करने वाले वडेरे का आज का हिस्सा है कि उस बच्ची को मार मार के उसकी लाश निकाल दी। लेकिन पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की।
स्टॉप दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब हम ये सारे लोगों को, पाकिस्तानी कौम को जरूर अपनी यूनिफॉर्म लोगों को साइड पे करके, क्योंकि उनकी कोई मदाखलत नहीं है, ना होनी चाहिए, उनको छोड़ के अपने हक के लिए निकले बाहर। मोटरसाइकिल वाला भी लीडर बन सकता है, मोदी अगर चाय बेचकर वजीर आजम बन सकता है, और वो अच्छी चीज है, चाय बेचना बुरी बात नहीं है, और वो अपने मुल्क को कहीं से कहीं ले जा सकता है। गिव अदर्स अ चांस। खोकर साहब से पूछें, इस पे एक सेकंड रिस्पॉन्ड करना। देखें हमने क्या किया, हमने अशराफिया की मुखालफत बर्दाश्त की, दानिश स्कूल बनाए ना, आज यतीम का बच्चा वहाँ पे पढ़ता है, आज वो कहीं पहुंचे में पूरे मुल्क को तकलीफ थी कि जी ये शहबाज शरीफ ये स्पेशल स्कूल क्यों बना रहा है। एचएसएन में पढ़ने वाले उसकी मुखालफत में अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते थे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, एसीज में बैठ के, एक्सपेरिमेंट की ना, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं 10-12 साल बाद।